नमस्कार दोस्तों, एग्जाम लोक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंगद। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी तरह का पेपर आता है आप लोगों का, तो उसमें इसमें से क्वेश्चन 2 से 5 10 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीसीएस के पेपर में इसमें से कम 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वजह से आपके लिए ये परीक्षा के लिए किसी भी तरह के पेपर देने जाते हैं, चाहे एसएससी हो, लेखपाल हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, पीसीएस हो, आईएएस हो, किसी भी तरह के पेपर देने जाते हैं तो इसमें से क्वेश्चन आना ही आना होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये आपके मार्क को बढ़ाने में बहुत ही सहयोग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। प्रथम क्वेश्चन 39 करके है, मैं क्रम से लिया हूँ किसी पुस्तक से, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? महात्मा गांधी ने प्रथम बार व्यक्तिगत सत्याग्रह खोले थे, चलाए थे, आंदोलन किए थे, तो इसके प्रथम सत्याग्रही कौन था? सत्याग्रही कौन था? तो इसके जवाब है विनोबा भावे। अब इसके बारे में देखिए कि कांग्रेस इसकी जवाब जो होता है, कांग्रेस कार्यकारिणी 11 अक्टूबर को सत्याग्रह करने के लिए से 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर यानी 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट हुआ, ठीक ना। और इसके प्रथम सत्याग्रही जो थे विनोबा भावे थे। दूसरा चरण दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरे क्या थे? प्रथम थे विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद दिसंबर 1941 तक इस आंदोलन के 4 चरण सामने आए, ठीक है। तो इससे महत्वपूर्ण है कि इसको सर्वप्रथम जो है सत्याग्रह स्टार्ट हुआ तो 1940 17 अक्टूबर 1940 से। इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे और द्वितीय सत्याग्रही जो होते हैं वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। अब ये पूछा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और कहाँ हुई थी, ठीक ना। मुंबई में, लाहौर में, ढाका में और दिल्ली में। तो इसका जवाब है ढाका में। कहाँ हुई थी? ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी नवाब डकार उल मुल्क की अध्यक्षता में। नवाब बकार उल मुल्क की अध्यक्षता में। नाम याद करिए, नवाब बकार उल मुल्क की अध्यक्षता में 1906 ईस्वी में और 30 दिसंबर को हुई थी, ठीक ना। 30 दिसंबर को हुई थी 1906 ईस्वी में। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बनाने के लिए निर्णय लिया। इसी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना करने का निर्णय लिया था, ठीक ना। इसके इसी लीग का संविधान तैयार बनाने के लिए किया गया था, ठीक ना। इसका प्रथम अधिवेशन जो होता है, इसका प्रथम अधिवेशन 1906 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ढाका में हुआ था। इसका जवाब क्या हुआ? ढाका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है? बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है। तो इसका जवाब क्या है? गीतांजलि, आनंद मठ, देवदास, गोरा। तो देखिए
कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है? तो इसका जवाब है कौन सी? आनंद मठ को। आनंद मठ। इसके लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आनंद मठ की रचना की गई थी। ठीक, इसे बंगाली की देशभक्ति बाइबल माना जाता है। ठीक ना, देशभक्ति की बाइबल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन मध्यम मार्गी नहीं था? निम्न में कौन मध्यम मार्गी नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले प्रथम है ए, बी है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है ए ओ ह्यूम मदन मोहन मालवीय। तो बाल गंगाधर तिलक, इसका जवाब क्या है? बाल गंगाधर तिलक जो होते हैं क्या नहीं थे? मध्यम मार्गी नहीं था। बाल गंगाधर तिलक लाला लाजपत राय तथा बिपिन चंद्रपाल पांडे के गर्म दल से संबंधित थे। यानी तीन लोग जो होते थे, कौन कौन है? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल कांग्रेस के गर्म दल के थे, और लाल बाल पाल के नाम से मशहूर थे। क्या नाम थे? लाल पाल और बाल के नाम से मशहूर थे। ये मध्यम मार्गी नहीं थे। ठीक है ना, ये तीन लोग थे महत्वपूर्ण जो थे, जो गर्म दल के थे। ठीक, कौन कौन से? लाल बाल पाल, यानी लाल से लाला लाजपत राय, बाल माने बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल। यानी इसमें से देखा गया तो गोपाल कृष्ण गोखले एवं ह्यू और मदन मोहन मालवीय क्या थे? मध्यम मार्गी थे, अर्थात नरम दल के थे। और ये बाल गंगाधर तिलक जो थे ये गर्म दल के थे। इस वजह से इसका जवाब क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक। तीन लोग जो थे जो महत्वपूर्ण थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, इनको लाल बाल पाल कहा जाता है। ये तीन लोग गर्म दल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे अब्दुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, AM अंसारी, बदरुद्दीन तैयब जी। इसका जवाब है बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयब जो होती है, जो 1887 ईस्वी 1887 ईस्वी में मद्रास में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कहाँ? मद्रास में। ठीक ना, तो वहाँ प्रथम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक ना, वैसे और भी जान लें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1985 को हुआ था। ठीक ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1985 को हुआ था। 28 दिसंबर 1985 को। ठीक ना, बम्बई में ग्वालियर टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज से संपन्न हुआ था। कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में संपन्न होता, जिसकी अध्यक्षता व्योमचंद चटर्जी ने थी। जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? व्योमचंद चटर्जी ने की थी। ठीक ना, ठीक है, राइट। तो 1885 ईस्वी में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में व्योमचंद चटर्जी की अध्यक्षता में थी, और 1886 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसमें दादा भाई नौरोजी थे, और 1887 ईस्वी में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी थे, और 1888 ईस्वी में इलाहाबाद जॉर्ज यूल थे, और 1889 ईस्वी में बम्बई में हुआ था सर विलियम बेडबर्न थे, और 1890 में कलकत्ता फिरोज शाह मेहता थे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने बता दिया कि 1800 कैसे थे। अब इसको एक बार देख भी लीजिए। ठीक है ना,
यानी हम आपको बता दे रहे हैं कि इसके अध्यक्ष कौन कौन थे, कैसे थे। एक बार देख लीजिए अच्छी तरह से। 1885 ईस्वी में 1885 ईस्वी में ये मुंबई में ही किया गया था। मुंबई में किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र थे। दूसरा है 1886 में किया गया था, कलकत्ता में हुआ था। दूसरा कलकत्ता में किया गया था। देखिए लिखने में थोड़ा सा परेशानी है। दादा भाई नौरोजी दादा भाई थे। और 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ था। मद्रास में जिसमें जो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे, यानी तायाब जी थे, ठीक ना। अब इस तरह से और भी बता दे रहा हूँ आपको। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में जॉर्ज यूल थे। 1889 में मुंबई में सर विलियम बेडबर्न थे। 1890 में कलकत्ता में फिरोज शाह मेहता थे, ठीक ना। इस तरह से आप जान जाइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये तो बहुत ही पॉपुलर नारा है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद इकबाल, भगत सिंह। तो किसने किया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने इसको दिया था। वैसे तो मोहम्मद इकबाल ने अपनी पुस्तक बंग-ए-दरी में पहली बार इनकलाब शब्द का प्रयोग किया था, परंतु इस नारे को भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद कहकर लोकप्रिय बनाया। इस वजह से भगत सिंह नारा दिए थे। वैसे इसको अपनी पुस्तक में सर्वप्रथम किसने किया था? मोहम्मद इकबाल ने, ठीक ना। किसमें थे? पुस्तक का नाम बंग-ए-दरी में, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया था। 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया था। क्यों, किस कारण से? तो 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया था। इसके पीछे क्या थी? चोरी चौरा हिंसा के कारण, कांग्रेस के सदस्यों की गिरफ्तारी के कारण, अंग्रेजी सरकार द्वारा गांधी जी की मांगे मान लेने के कारण, जनता के समर्थन के अभाव के कारण। तो इसमें से जवाब कौन है? पहला है, ठीक ना, पहला है चोरी चौरा हिंसा के कारण, ठीक ना। चोरी चौरा हिंसा के कारण है 1922 में, चोरी चौरा हिंसा के कारण। अब 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर गोरखपुर जिले के चोरी चौरा कस्बे में भगवान अहिर के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का जुलूस निकाला गया था। और उसी वक्त पुलिस की बर्बरतापूर्वक पिटाई के फलस्वरूप उग्र जनता ने पुलिस के थाने को अग्नि के हवाले कर दिया, जिसमें 22 पुलिस को जिंदा भस्म हो गए थे। 22 पुलिस मारे गए थे। गांधीवादी रणनीति के अहिंसा वाले सिद्धांत पर एक गहरी चोट इसकी वजह से पहुंची, जिससे फलस्वरूप गांधी जी क्षुब्ध होकर 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस के कार्यकारिणी की बैठक में आंदोलन को स्थगित कर दिया था, ठीक ना। आंदोलन को स्थगित किया गया था। इस वजह से चोरी चोरी हिंसा के कारण बहुत डिटेल बता रहा हूँ आप सभी लोगों को। और दोस्तों, अगर हमारे प्रश्न को समझ में आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए अगर मेरे पहले चैनल पर आप सर्वप्रथम हैं, और लाइक और शेयर कर दीजिए और दोस्तों को बताइए, ठीक ना, अधिक से अधिक लोग आए। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने? सरोजिनी नायडू, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? इसका जवाब तो सुभाष चंद्र बोस है। नेताजी भी गांधी जी ने कहा था, ठीक ना। गांधी जी के लिए राष्ट्रपिता का संबोधन सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने दिया था,
कहा था 8 जुलाई 1944 में। वो 8 जुलाई 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया था। यानी आज़ाद हिंद एक रेडियो था उस समय, उसको उस पर बोल रहे थे सुभाष चंद्र बोस ने नेता गांधी जी को, राष्ट्रपिता को, ठीक ना, संबोधित किया। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है और मैं क्या बोले थे कि भारत की स्वाधीनता का राष्ट्रीय युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत के मुक्त के इस पवित्र युद्ध में हम आपके आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। गांधी जी की महात्मा की उपाधि राष्ट्रपिता रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो थे रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रपिता को उपाधि किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट चलिए, ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। अगर मुझे आपको अच्छा लगता है सब्सक्राइब तो कर ले लीजिए। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? वेदों को पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? ठीक ना, रामकृष्ण परमहंस, रामानुज, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। तो वेदों को पुनरुत्थान का श्रेय जाता है आर्य समाज का आंदोलन के स्वामी दयानंद सरस्वती। किसको जाता है? दयानंद सरस्वती को, ठीक ना। इसमें बस इतना ही जानिए, और भी बहुत सारी डिटेल है, बताया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, ठीक है ना, बैक टू वेदास का नारा लगाया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है, वेदों की ओर लौटो को नारा लगाए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, A.M. राय, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, दादा भाई नौरोजी। तो किसने किया था? इसका जवाब क्या है? इसका भी यह जवाब है सीधे सीधे दादा भाई नौरोजी। अंग्रेजों के शासनकाल में, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों की राज्य की शोषक नीतियों का अनावरण किया और कहा कि अंग्रेजों राज्य भारत को दिन प्रतिदिन लूटने में, जिसके कारण भारतीय निर्धनता देश बनता जा रहा है। अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक, उनकी एक पुस्तक थी दादा भाई नौरोजी की, इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्होंने ये 1901 में उन्होंने एक पुस्तक लिखा था, इसका नाम था इंडियन पॉवर्टी। क्या नाम था? इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्होंने पुस्तक में लिखा था, ठीक है ना, उसके तत्वों को मैं से, ठीक है, इस तरह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए अब देखिए, निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 को मिलाकर नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर के चयन कीजिए। लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। सती प्रथा का अंत किसने किया था? स्वायत्त शासन, बंगाल का विभाजन, व्यापरण का सिद्धांत। तो इसको देखो, इसका क्या है जवाब? इसका जवाब है आपका, लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण का सिद्धांत पारित किया था। किसका? अपहरण का सिद्धांत पारित किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो होता है, सती प्रथा का अंत किया था। लॉर्ड रिपन जो होता है, तो सभी लोग जानते होंगे, स्वायत्त शासन का। और लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन किया था। इसका सही जवाब क्या मिलेगा?
इसका सही जवाब है पहला का डी, इस तो सही है। दूसरा का देखो, दूसरा का पहला का डी, दूसरा का ए सही है। तीसरा का हाँ, तो इसका जवाब पहला हो जाएगा। इसका जवाब क्या होगा? पहला। ठीक है ना? तो इस तरह से आप कंफर्म कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में रेल लाइन का निर्माण, भारत में रेल लाइन का, चलिए, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण जो हुआ था, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण बम्बई और ठाणे, हावड़ा और श्रीरामपुर के बीच, बम्बई और ठाणे के बीच, मद्रास और गुंटूर के बीच, दिल्ली और आगरा के बीच। तो इसका सीधे सीधे जवाब है बम्बई और ठाणे के बीच किया था। बम्बई और ठाणे के बीच किया गया था। और किसके शासन में? डलहौजी के शासन में। किसके शासन में? डलहौजी के शासनकाल में क्या किया गया था? इसको शुरू की गई थी। और इसमें क्या 1853 में और इसकी लंबाई जो थी 34 किलोमीटर थी। जो रेल थी इसकी लंबाई के 34 किलोमीटर थी। 34 किलोमीटर याद रखिएगा, इसकी लंबाई जो थी 34 किलोमीटर थी। और इसके बाद दूसरे 1854 में कोलकाता में रानीगंज कोयला क्षेत्र का तक एक लाइन बिछा दी गई थी। ठीक है, तो अब यह क्रम देखिए, 34 किलोमीटर थी जो लाइन जो सर्वप्रथम शुरू की गई थी, डलहौजी ने बनवाया था 1853 ईस्वी में। ये मतलब है डलहौजी, याद रखिएगा। ठीक है ना, कई बार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्रीगढ़ किसने किया था? देखो दोस्तों, उस समय क्रांतिकारियों को मिलने का एक सबसे बड़ा माध्यम था क्या? गणपति पर्व। तो महाराष्ट्र में सर्वप्रथम शुरू किया था बाल गंगा बीपी तिलक ने, ए.जी. रानडे ने, बिपिन चंद्र, अरविंद घोष ने। तो तिलक जी ने शुरू किया था इसको। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? गणपति उत्सव। इनका उद्देश्य क्या? राष्ट्रवादी राजनीतिक पुरुष ने अपने उद्देश्य के लिए उन्होंने गणेश पूजा 1853 में तथा शिवाजी उत्सव 1895 में प्रारंभ किया। उन्होंने शिवाजी उत्सव भी 1885 में शुरू किया था और 1853 में 1895 में शुरू किया था। किसने? 1853 में शुरू किया था क्या? यह गणपति पर्व शुरू किया था। और शिवाजी उत्सव जो होता है ये 1895 में शुरू किया था। किसने? बीबी तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में कौन सा संबंध नहीं था? 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह और मौलवी अहमदुल्ला। इसका जवाब है सीधे सीधे उधम सिंह। उधम सिंह नहीं संबंधित थे। ठीक है, उधम सिंह नहीं थे। उनका 1857 विद्रोह के समय में बेगम हजरत महल लखनऊ की थी। लखनऊ की कमान संभाली थी। लखनऊ की कमान संभाली थी कौन? हजरत महल। और कुंवर सिंह ने आगरा। कुंवर सिंह जो हैं आगरा की कमान संभाले थे। ठीक है, बिहार जिसे कहते हैं। मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद, ये जो है फैजाबाद की संभाले थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फैजाबाद का संभाले थे कौन? मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, इस तरह से फैजाबाद के नेतृत्व में। और 1919 में घटित जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार ब्रिटिश सैन्य अधिकारी जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने गोली मार की थी। और उधम सिंह जो थे उन्होंने जो होता है 1919 में
1919 में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो जनरल डायर को इन्होंने गोली मारी थी जाकर कहाँ, इंग्लैंड में गोली मारी थी। ये उद्यम से थे, इससे संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में किसका सुमेलन नहीं है? किसका 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। 1930 में असहयोग आंदोलन हुआ था। तो देखो, 1930 में असहयोग आंदोलन नहीं हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रथम प्रारंभ 1920 में किया गया था। 1920 में किया गया था इसका जवाब ये होगा क्या? 1920 में नहीं, 1920 में किया गया था, इस वजह से 1930 दिया गया, ये गलत है, ठीक ना। इसी में 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था, ठीक ना, जिसमें इस असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी को स्थगित करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ये तो आपको जानना मालूम ही होगा। ये क्या होगा, अभी बताए थे इसके बारे में, सुभाष चंद्र बोस इसका जवाब होगा। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है। नेक्स्ट है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया तो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था तो उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका जवाब क्या होगा? इसके जवाब थे महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो मैं तो बता रहा हूँ, इस समय जब भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया तो उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष अब्दुल कलाम आज़ाद थे, ठीक ना। गांधी जी के कांग्रेस के अध्यक्ष 1942 में जवाहरलाल नेहरू, 1929 में गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1924 में, ठीक ना। 1924 में गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू 1929 में, 1936 में, 1937 में, यानी जवाहरलाल नेहरू 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। सरदार पटेल 1931 में थे, ठीक ना। मौलाना अब्दुल कलाम जो होता है 1940 से 1946 तक थे, 1940 से 1946 तक थे। कौन? मौलाना अब्दुल कलाम। इन्हीं के बीच में क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट, कांग्रेस के थे मौलाना अब्दुल। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष से? 1921 में, 1929 में, 1931 में, 1933 में। कब हुआ था? गांधी जी इरविन समझौता जो होता है 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक ना। इसे गांधी जी इरविन समझौते को हम दिल्ली समझौता भी कहते हैं। इसे क्या कहते हो? दिल्ली समझौता भी कहते हो, दिल्ली समझौता भी कहते हैं। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता भी कहते हैं, ठीक ना। इसका प्रारंभ कब हुआ था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की तीव्रता और प्रथम गोलमेज सम्मेलन की असफलता से ब्रिटिश सरकार एक भलीभांति जान चुकी थी कि कांग्रेस का सहयोग जरूरी है। इस कारण उसने तेज बहादुर सप्रू और जयकर के कांग्रेस एवं कांग्रेस सरकार के बीच मध्यस्थता को बुलाया। वायसराय लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच 17 फरवरी 1931 को वार्ता शुरू हुई। अंततः 5 मार्च को यह समझौता हुआ था, 5 मार्च को, यानी 17 फरवरी 1931 को शुरू हुई और 5 मार्च को समझौता समाप्त हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, वार्ता शुरू। स्वराज पार्टी का गठन 1922 में निम्नलिखित में से किस समूह ने किया था? स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? स्वराज पार्टी का डॉक्टर
प्रसाद सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू सी है, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, गोविंद बल्लभ भाई, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सत्यमूर्ति, तेज बहादुर सुप्रो। तो कौन थे इसमें? इसका जवाब होगा, सभी लोग जानते होंगे, इसका जवाब है सी आर दास। चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में चले ठीक ना, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू उसके क्या इस पार्टी को गठन 1922 ईस्वी में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया था? तो इसका जवाब क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 ईस्वी में, दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, जिसमें अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इस ऐतिहासिक अधिवेशन से कांग्रेस पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था, लाहौर में अधिवेशन हुआ, तो उस वक्त जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उसी समय पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक ना। इस अधिवेशन में कांग्रेस की कार्यकारिणी को यह भी अधिकार दिया गया कि वो जब भी उचित समझे सविनय अवज्ञा और करबंदी का आंदोलन चला सकती है। ठीक है, ये भी फैसला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो इसका जवाब क्या है? 1927, 1928, 1929, 1931 ईस्वी में। तो साइमन कमीशन जो है 8 नवंबर 1927 को आया था। 8 नवंबर 1927 को आया था। ठीक ना। इसने की थी लॉर्ड इरविन ने की थी। ठीक है, इसकी घोषणा साइमन कमीशन की घोषणा जो है लॉर्ड इरविन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने किया था। इससे की समझौता लॉर्ड इरविन ने किया था। और ये कमीशन 3 फरवरी 1968 भारत को बम्बई पहुंचा। कमीशन का उद्देश्य यह पता लगाना है कि 1919 के सुधारों के अनुसार भारतीय शासन व्यवस्था किस प्रकार काम कर रहा है तथा भारत में शिक्षा की वृद्धि और प्रशासनिक संस्थाओं का विकास कितना हुआ है। साथ ही ये भी सुझाव देना था कि उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहाँ तक लागू करना उचित होगा। ठीक है, तो इसका वही सिद्धांत यह था कि शासन व्यवस्था भारत में कैसे थी। साइमन कमीशन भारत है, जिसमें साइमन गो का भी नारा लगा था, जिसमें आगे बताएंगे इसके बारे में डिटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था किस जगह? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, मद्रास में। इसका जवाब क्या होगा? बम्बई में। इसका सही जवाब क्या है? बम्बई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं दोस्तों। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी गठन की गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की गठन की गई थी। हिंदुस्तान किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस द्वारा, रास बिहारी बोस द्वारा, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह पटेल, सरदार भगत सिंह द्वारा। तो इसका जवाब है चंद्रशेखर आजाद द्वारा। चंद्रशेखर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी की स्थापना 10 दिसंबर 1928 को और 1928 को की गई थी। तो दिसंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में भगत सिंह, भगवती चरण सिंह वोहरा, चंद्रशेखर आजाद जैसे युवाओं ने आजाद के नेतृत्व में बैठक की, जिसे समाजवादी लक्ष्य को स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो इतने लोग थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या? हिंदू मुस्लिम मतभेद में कमी आई, भाषा की समस्या तीव्र हुई, हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े, हिंदुओं को दबाया गया था। तो इसका जवाब क्या होगा? हिंदू मुस्लिम मतभेद में कमी हुई। ठीक ना, हिंदू मुस्लिम मतभेद में कमी हुई। कब?
खिलाफत आंदोलन का प्रभाव पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन का प्रभाव पड़ा तो इसमें हिंदू मुस्लिम के मतभेद कम हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है? तीसरे स्थान पर आती है, देखो, चंपारण, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च। तो चंपारण जो होता है इसका जवाब क्या है? चंपारण, चंपा 1917 में किया गया था। ठीक है ना। असहयोग आंदोलन 1920 में, जो चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में। ठीक है। दांडी मार्च जो होता है 1930 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तभी कह रहा है तीसरे पे हो, तीसरे स्थान पर कौन से? 17 हो गए, 20 हो गए, तीसरे स्थान पर क्या हो गया? ये, यानी दांडी मार्च किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो ये तो मालूम होगा सभी लोगों को। भारत में स्थानीय शासन का किसने पारित किया था? तो कौन थे ये? लॉर्ड रिपन। ठीक है, इसका जवाब क्या होगा? लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 70 क्वेश्चन। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबंध किया था? तो किसने संबंध किया था? वंदे मातरम के नाम निम्नलिखित में किसने संपर्क किया था? अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक। तो किसने किया था? अरविंद घोष ने। ठीक ना, अरविंद घोष ने इसको किया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो द्वैत शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था, प्रांतीय स्वायत्तता। तो किसमें की गई थी? तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब है आपका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूना पैक्ट संबंधित था। पूना पैक्ट किस वजह से संबंधित था? किससे संबंधित था? तो पूना पैक्ट जो था दलित वर्ग से, हिंदू मुस्लिम एकता से, संवैधानिक सामान्य प्रगति से, शैक्षिक सुधार से। तो किससे संबंधित था? पूना पैक्ट 28 दिसंबर 1932 को 1932 को महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। इसके अनुसार हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति को त्याग दिया गया तथा प्रांतीय विधानमंडलों में सुरक्षित स्थान को 71 से बढ़ाकर 141 किया गया था। ठीक है। केंद्रीय विधानमंडल के हरिजनों को संयुक्त चुनाव पद्धति के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया। अब उन्हें 18% स्थान दिया गया। हरिजनों के लिए संस्थाएं तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान भी किया गया था। तो देखो 1932 से पूना एक्ट जो होता है भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के मध्य हुआ था। इनका मूल उद्देश्य था कि हरिजनों को विशेष सुविधा, ठीक ना, प्रांतीय विधानमंडल में सुरक्षित स्थानों को 71 से बढ़ाकर 148 किया गया था। यानी 71 से बढ़ाकर 148 किया गया था। ठीक ना। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन थे हमारे पास 29 क्वेश्चन आपके 20 में हैं डाले थे। और 29 क्वेश्चन को आप ठीक ढंग से देखिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए।